10 कदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल तो लाल कृष्ण आडवाणी आज अपना 98वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर पीएम मोदी उनके आवास पहुंचे। तो वहीं अनंतनाग में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर छापेमारी की। पाकिस्तान से चल रहे नेटवर्क के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन यहां पे देखने को मिला। JKNOP नेटवर्क के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला। संगठन के चीफ गुलाम नबी उर्फ आमिर खान के ठिकाने पर छापेमारी हुई। वित्तीय प्रमुख जफर भट्ट के आवास पर भी बड़ी कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंक समर्थक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए अनंतनाग जिले के लीवर गांव में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। ये तलाशी अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया गया जो पाकिस्तान से संचालित संगठन जम्मू एंड कश्मीर नेशनल ऑपरेटिंग फॉर्म पाकिस्तान से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस टीम ने इस दौरान 2 संदिग्धों जफर भट्ट उर्फ खुर्शीद और गुलाम नबी खान उर्फ आमिर खान के घरों की तलाशी ली। दोनों ही कथित तौर पर पाकिस्तान से चल रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। तलाशी के दौरान पुलिस ने कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूतों को अपने कब्जे में लिया, जिन्हें आगे की जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये कार्रवाई जिला पुलिस की उस रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है जिसके तहत क्षेत्र में शांति, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये ऑपरेशन पूरी कानूनी प्रक्रिया और उचित अनुमति के तहत किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान के काले कारनामों की। मुनीर का आतंकी प्लान फिर से फेल हो चुका है। पाकिस्तान की गंदी साजिश फिर से नाकाम हो गई और भारतीय सेना का शौर्य फिर से कमाल कर गया। पाकिस्तान को फिर याद दिला दी गई कि ऑपरेशन सिंदूर की वो गर्मी जब भारत ने आतंक के अड्डों को जलाकर राख कर दिया, क्योंकि इस बार भी मुनीर का पहलगाम पार्ट 2 का प्लान भारतीय सेना ने केरन की पहाड़ियों में ही दफना दिया। दावा था घाटी को फिर से दहलाने का, इरादा था भारत को डराने का, लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान की सिगरेट, चीन के हैंड ग्रेनेड और मुनीर के सपनों की राख। कहने को पाकिस्तान दुनिया के सामने मासूम बनता है, लेकिन कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से बरामद M4 राइफल, AK-47, जिलोग पिस्टल और पाकिस्तानी ड्राई फ्रूट्स अब सबूत है कि आतंक का ठेका वहीं से चल रहा और फंडिंग से लेकर ट्रेनिंग तक सब मुनीर के दफ्तर से होती है। भारत ने फिर दिखा दिया कि पहले नहीं छेड़ते, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ते नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कभी सुधरेगा? क्या आसिम मुनीर आतंक के जाल में खुद फंस चुका है? और क्या भारत को अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी करनी चाहिए? इस पर देखिए खास रिपोर्ट। पहलगाम पार्ट 2 का था प्लान, सेना के वीरों ने किया नाकाम। घाटी में फैलानी थी दहशतगर्दी, आतंक के पीछे मुनीर की वर्दी।
केरन में साजिश नाकाम, मुनीर के आतंकियों का काम तमाम। पाकिस्तान के आतंकियों का आका जनरल मुनीर एक बार फिर पहलगाम दोहराने की कोशिश में था, लेकिन भारत की सीमा पर तैनात शेरदिल जवानों ने मुनीर के गंदे इरादों को चकनाचूर कर दिया। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में चलाए गए ऑपरेशन पिंपल में सेना ने 2 पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मार गिराया और उनके पास से जो चीजें बरामद हुई उसने पूरे पाकिस्तान की काली करतूत को एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। आतंकियों के पास से पाकिस्तान की सिगरेट, पाकिस्तान में बनी दवाइयां और पाकिस्तानी ड्राई फ्रूट्स मिले हैं। शुक्रवार की रात केरन सेक्टर में भारतीय सेना को इंटेल मिली कि 2 आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर रहे हैं, जिसके बाद फौरन ऑपरेशन पिंपल चलाया गया। घाटी की पहाड़ियों में गूंजे गोली के धमाके और कुछ ही देर में मुनीर के दोनों आतंकी ढेर कर दिए गए। एनकाउंटर साइट से M4 राइफल, AK-47, ग्लॉक पिस्टल जैसे आधुनिक हथियार, सैकड़ों कारतूस, चीनी हथगोले, पाकिस्तानी दवाइयां, पाकिस्तानी सिगरेट्स और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट बरामद हुए, जिससे यह तो साफ हो गया कि ये कोई लोकल मॉड्यूल नहीं बल्कि सीधे पाकिस्तान से आए ट्रेंड आतंकी थे, जिनका मिशन था घाटी में फिर से खूनी खेल खेलना। वीडियो कैच होगी। ये पूरी साजिश रची गई थी आसिम मुनीर के इशारे पर। वही मुनीर जो पाकिस्तान की आर्मी का चीफ है, जो हर बार भारत की शांति को भंग करने के लिए अपने आतंकियों को आगे कर देता है। मगर इस बार भारत की सेना ने खेल पलट दिया। भारत के जाबाजों ने ऑपरेशन पिंपल में न सिर्फ दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया, बल्कि मुनीर की नापाक चाल को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। क्योंकि इन आतंकियों के पास से बरामद हुए पाकिस्तानी सामान ने यह तो साफ कर दिया कि यह पूरा नेटवर्क पाकिस्तान के ISI की सरपरस्ती में चल रहा था। मुनीर और उसकी सेना को लग रहा था कि दूसरा पहलगाम दोहरा लेंगे, लेकिन भारत के वीरों ने मुनीर के इस प्लान को उसके आतंकियों समेत जमीन में गाड़ दिया। याद कीजिए पहलगाम, जहां पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 26 निर्दोष सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया था। उस वक्त भारत ने दिखा दिया था कि अगर कोई निर्दोषों के खून से खेलेगा तो उसका जवाब गोलियों से मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने करारा जवाब दिया था, और अब ऑपरेशन पिंपल ने दिखा दिया कि भारत कभी भूलता नहीं है, सही वक्त पर सही वार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मंसूबे नाकाम होंगे, और हुआ भी वही। मुनीर के गंदे प्लान को नाकाम कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती नहीं दे सकती है अथवा चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती। भारतीय सेना का यह एक्शन मुनीर और उसके आतंकियों के लिए एक चेतावनी है कि आज का भारत है जो पहले तो छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं। भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने से पहले पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर याद कर लेना चाहिए। याद करना चाहिए कि कैसे भारत की ब्रह्मोस ने उनके एयरबेस और आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया था, और सबसे जरूरी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो दिल्ली में विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद के पदाधिकारियों की आधिकारिक घोषणा हुई है। इसके साथ ही इस परिषद की रूपरेखा भी तय की गई है। कार्यक्रम में लोगों से विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद से जुड़ने की अपील की गई। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी, पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ साथ राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और अशोक वाजपेयी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में हजारों लोगों ने मौजूदगी दर्ज की। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता पंकज बानखेड़े ने राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से खास बातचीत की। प्रवाह का नाम है।
जो हर जातियों की और समाज की और खासतौर से सनातन की रक्षा का भाव रखता है। और इस रक्षा के भाव में बहुत सारी चीज़ें, हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा है, हमारा संस्कृत है, हमारा कर्मकांड है, इन सब का जो संस्कार बच्चों में पढ़ना चाहिए था, ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम कौशलवान पुरुष कैसे बनाए, नौजवानों को जो बेरोजगार न रह सकें, तमाम प्रकल्पों को जोड़कर इस विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद का नाम लिया गया है। ब्राह्मण का मतलब केवल जाति से नहीं रखा है, ब्राह्मण का मतलब है जो सबको जोड़ने वाला हो, जो सबको समन्वित करना वाला हो। दिल्ली में 17 नवंबर से 23 नवंबर तक हमारी बहुत विशाल शिव महापुराण की कथा है। मुझे लगता है हजारों हजार की संख्या में सनातनी उस कथा को सुनेंगे, तो उस कथा में भी हम विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद की बात को रखेंगे। और कलराज मिश्र जी भी उस कथा में आएंगे, दिनेश जी भी उस कथा में आएंगे, हमारे अशोक वाजपेयी जी भी उस कथा में आएंगे, हमारे सतीश शर्मा जी, अजय शंकर पांडे जी सब उस कथा में भाग लेंगे। मुझे लगता है यह संस्था एक ऐसी संस्था बनने जा रही है जो संस्था घर घर तक सनातन की बात रखने के लिए तत्पर रहेगी, कटिबद्धता रहेगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र जी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक संगठन की संरचना की गई है विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद के तौर पर और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपको नियुक्त किया गया है। किस तरह से एक संस्था काम करेगी और उसका उद्देश्य क्या है? ब्राह्मण कोई एक बिरादरी नहीं है, ब्राह्मण समाज के सभी वर्ग को लेकर के आगे चलने में विश्वास रखता है और इसलिए इस बात को ही प्रमुखता देते हुए विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद की स्थापना हुई है। और इसमें सबसे पहले ब्राह्मणों को संगठित करते हुए ब्राह्मणों में जितने भी संगठन हैं सभी संगठनों का समन्वय बैठाकर और सबको एकजुट करने की दिशा में जिन प्रकार के कार्यक्रमों की रचना है उस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना की जाएगी। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, सनातन संबंधित जितने संस्कार हैं ये संस्कार देने की दृष्टि से भी समय समय पर व्यवस्था की जाएगी। शैक्षिक दृष्टि से भी जहाँ गरीब लोग हैं, ब्राह्मण टैलेंटेड बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको भी पढ़ाने की व्यवस्था और अगर मान लो साधना भाव के कारण नहीं पढ़ पा रहे तो उन साधन को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, ये भी करने के प्रयास होंगे। साथ ही साथ लोगों के अंदर आत्मनिर्भरता का भाव बढ़े और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो, इस हिसाब से भी एक जॉब पोर्टल हम बना रहे हैं। कौशल विकास संबंधित भी कार्यक्रम करेंगे जिसमें आत्मनिर्भरता और स्टार्टअप्स आदि के माध्यम से जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ देते हुए उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं, वेद पाठी ब्राह्मण तैयार किए जाएंगे, जो संस्कृत पाठशालाएं हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। सांगठनिक दृष्टि से पहले संगठन सबल हो, ब्राह्मणत्व के भाव को जागृत करते हुए पूरे समाज को साथ में लेकर चलने की मानसिकता विकसित हो, राष्ट्र प्रथम इस प्रकार के भाव से प्रेरित होकर लोग देश समाज के प्रति समर्पित होकर काम कर सकें, इस पर की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से करने का प्रयास किया जाएगा। सवाल से जुड़ा हुआ ये है कलराज मिश्र जी की जो अन्य जो संस्थान हैं ब्राह्मणों के अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप है, क्या उनको भी मर्ज करेंगे आप इनके साथ? ऐसे सभी लोगों के साथ बैठकर बात करेंगे, इनके प्रमुखों को एक दिन बुलाएंगे और उनके साथ बैठ करके चर्चा करेंगे। जो मर्ज करना चाहेंगे मर्ज होगा और जो इंडिपेंडेंट भी रहे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सबके साथ बैठ करके आपस का समन्वय कैसे बैठ सके ये हम कोशिश करेंगे। उसके प्रमुख के रूप में हमने अश्विनी चौबे जी को बनाया है, वो समन्वय के दिशा में आगे बढ़ेंगे। बात करने के लिए कैमरामैन आकाश के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए है राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी है। ब्राह्मण की श्रेष्ठ जीवन जीने के प्रवाह का नाम है, उसको जातियों के बंधन में नहीं बांटा जा सकता। वो सबको मिलाने वाली जो परंपरा है उसका रक्षक का भाव रखता है और प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत की संकल्पना है उसके लिए ज़रूरत है कि हमारी संस्कृति और संस्कार बचे रहें और शायद इस सारी चीज़ों के लिए आज एक ऐसे संगठन की ज़रूरत है जो सबको बांध कर रख सके। कलराज मिश्र जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है,
उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, माणिक लाल जी एक बहुत अच्छे संगठनकर्ता के रूप में रहे हैं। मैं स्वयं उनके साथ 3 बार अध्यक्ष रहा हूँ यूथ का। बात करने के लिए कैमरामैन आकाश के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से लगातार प्रदूषण लेवल बढ़ने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका क्षेत्र के डंपिंग ग्राउंड में पिछले 15 दिनों से लगी आग से आसपास के इलाकों में घना धुआं फैला गया है। इस आग से निकलने वाला जहरीला धुआं स्थानीय लोगों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन गया। ये धुआं आसपास के कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिस कारण से आसपास के गांव और कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। आंखों में जलन और खांसी जैसी समस्याओं का अब सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ चुनाव होता है में लगातार प्रदूषण का दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और दिल्ली एनसीआर की हवा फिलहाल जहरीली है। और जहरीली हवा होने का मुख्य कारण है प्रदूषण, जो कि फिलहाल की मैं आपकी तस्वीर दिखा दूं। मैं गाजियाबाद के लोनी इलाके में हूं और लोनी का जो AQI लेवल है वो दिल्ली एनसीआर के शहरों में सबसे ज्यादा हो। यहाँ की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। ये लोनी नगर पालिका क्षेत्र में डंपिंग ग्राउंड है, जहां पर लोनी नगर पालिका क्षेत्र से निकलने वाला जो कूड़ा है उसको डाला जाता है। पिछले करीब 15 दिन से या 10-12 दिन से यहाँ पर ये आग लगी हुई है। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियों ने यहाँ पर बीते दिनों आग को बुझाने का प्रयास किया था। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी के पचमढ़ी दौरे को लेकर तंज कसा। मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा, घोड़ी तैयार, बाराती भी तैयार, लेकिन दूल्हा भाग जाता है। उस दूल्हे का नाम है राहुल गांधी, जो बिहार विधानसभा चुनाव से भागकर मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में छुट्टियों के मजे ले रहे हैं। और कहना पड़ेगा, वो पप्पू को समझ में नहीं आता कि चुनाव होता कैसे है। और जहाँ चुनाव होता है, मैं आज मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच में आया कि हमारे प्रत्याशी के लिए चुनाव की बात करना। और एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इतने बड़े नेता पूछो मत, और कैसी समझ है। आज और कल चुनाव में कहेंगे कि चुनाव में अगर कांग्रेस को जीतना है, उनके साथ वालों को जीतना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं उनको कहां होना। तो पटना एयरपोर्ट पर एक बार फिर बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन की मुलाकात हुई तेज प्रताप यादव से, और फिर जो हुआ उसने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। रवि किशन ने तेज प्रताप के कानों में कुछ कहा, फिर दोनों ने मिलकर जोरदार अंदाज में हर हर महादेव का नारा लगाया। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी का मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। तो वहीं बिहार चुनाव को लेकर कहा कि बिहार में पहले चरण के मतदान में ही महागठबंधन का खेल खत्म हो चुका है। और दूसरे साल का स्वप्न देखने का श्री राहुल गांधी को भी, श्री तेजस्वी यादव जी को भी और उनके महागठबंधन को अधिकार है। लेकिन वास्तविकता क्या है, यह बिहार का बच्चा बच्चा बोल रहा है। महागठबंधन का खेल पहले चरण में खत्म हो गया है और दूसरे चरण में और बड़ी जीत एनडीए की होने जा रही है। 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा, बिहार जंगल राज का जो 25 साल है उसको जब 2030 में हम लोग खत्म करके विकसित बिहार बनाने का काम कर लेंगे, यहाँ रोजगार के अनेक अवसर देने का काम कर लेंगे, तो यहाँ न कट्टा चलेगी, न बम चलेगा, न बंदूक चलेगी, न अपहरण का कोई उद्योग चलेगा और ये माफियागिरी सदा सदा के। तो जेडीयू की ओर से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में घटित घटनाओं को लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और जेडीयू के विधान पार्षद
नीरज कुमार ने इस प्रदर्शनी के विषय में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की तरह विस्तार से बताया कि लालू राबड़ी के शासनकाल में क्या कुछ होता था। चलिए आपको भी सुनवाते हैं। लालू जी की तबीयत नासाज है, खराब है, और वो लाल यादव के चुनाव प्रचार में गए। आज ये लालू राज की प्रदर्शनी हमने इसलिए लगाया कि मान्यवर तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार में राबड़ी देवी जी गई, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नॉमिनेशन में लालू जी गए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन माननीय लालू जी की तबीयत नासाज है, खराब है, और वो लाल यादव के चुनाव प्रचार में गए, तो मैंने कहा कि आईना की तरह साफ देख लीजिए, ये लालूवाद का प्रतिनिधि है, देख लीजिए क्या हालात था। हम नहीं बोलते, तत्कालीन हाईकोर्ट और मीडिया बोलता। रायबरेली में कूड़ा फेंकने के विवाद में दबंगों ने लाठी और कुल्हाड़ी से दूसरे पक्ष को अधमरा कर दिया। पिटाई के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। लाठी और कुल्हाड़ी चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलते ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बता दें, बछरावा थाना इलाके के मिनाहार कटारा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ के रहने वाले राम नरेश के परिवार की महिला कैलाशा घर के बाहर घूरा यानी कि कूड़ा फेंकने जगह पर कूड़ा डालने गई थी। उसी दौरान वहां बैठे दबंगों ने धूल उड़ने की शिकायत करते हुए गाली गलौज करना शुरू कर दिया। अभद्र भाषा का विरोध करने पर दबंगों ने कैलाशा समेत परिवार के अन्य सदस्यों को लाठी कुल्हाड़ी से पीटना शुरू कर दिया और उन्हें अधमरा कर दिया। किसने मारा आपको? श्रीपाल, रतिपाल, संदीप। क्यों मारा? किरण 5 लोग रहे। सवेरे गुरम करकट लेके गए, बैठ रहे, हम नहीं कुल्हाड़ी से डंडन से। यूट्यूबर वंशिका और मां के बीच हुआ विवाद अब थाने तक पहुंच गया है। एक दूसरे पर लगाए आरोपों के बाद सोशल मीडिया स्टार यूट्यूबर वंशिका और उनकी मां के बीच संपत्ति विवाद ने तूल पकड़ लिया। वंशिका का मां से मारपीट और गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद शनिवार को पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर करीब 1 घंटे तक दोनों को समझाया, लेकिन दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। मां ने जान का खतरा बताया, जबकि वंशिका ने सभी आरोपों को झूठा करार दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दिया और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं ये कहना चाहूँगी, देखो मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये टाइटल बना के डाला हुआ है कि बेटी ने बजाई माँ पे मार। आप उस वीडियो को गौर से देखिए कि मैंने हाथापाई करी है या फिर मेरी मम्मी ने हाथापाई करी है। और मैं एक दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, देखो मेरे ये घर का मैटर है, प्लीज़ मेरा घर है, आज वो मेरे खिलाफ है, कल वो मेरे अपने हो जाएंगे। मैं सारी पब्लिक से और सारी मीडिया से ये बोलना चाहूँगी कि नेगेटिविटी मत फैलाइए, ठीक है। वो मेरा घर का मैटर है। वो थाने पहुंचे, क्या मामला है पूरा? देखो जी, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। सबको तो राधे राधे, जय भीम सबके लिए, मगर मेरी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही। वंशिका अपनी कर रही है, नो कह रही आऊँगी जाऊँगी ऐसी। तो चलती ट्रेन से अगर कोई जानवर, गाड़ी या कुछ ही टकराती है तो उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से सामने आई एक हैरान करने वाली घटना ने इस धारणा को बदल दिया। जम्मू कश्मीर में चलती ट्रेन से एक चील टकराई। हैरत की बात यह है कि टक्कर के बाद चील ट्रेन इंजन की सामने वाली कांच को तोड़ते हुए अंदर घुस गई। चलती ट्रेन से टकराने पर कैबिन का कांच चकनाचूर हो गया। सामने बैठा ड्राइवर भी घायल हो गया। इसका वीडियो भी सामने आ चुका है, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में टक्कर के बाद कैबिन के कांच को तोड़कर अंदर आई चील ट्रेन के फर्श पर फड़फड़ाती हुई नजर आ रही है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। इस घटना के बारे में अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक चील ट्रेन से विंडस्क्रीन से टकराकर लोकोमोटिव पायलट के कैबिन में जा गिरी, जिससे पायलट को मामूली चोटें आई हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। तो 10 के दम में फिलहाल इतना ही।